हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ सोल्व किए थे और मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आज हम लोग चलते हैं इसी तरह से प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन लिए हैं आप, और जो कि CDP से रिलेटेड है, जो कि आप देख सकते हैं कि 17/1/2022 में जो भी पूछा गया है पेपर 1 यानी क्लास 1 to 5 में जितना भी CDP से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और आगे देखते चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका बोला गया है, बालकों के व्यक्तिगत विकास फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब इसमें आपको जो सटीक आंसर होगा इस पे आपको देखना है और आपको आंसर टिक आउट करना है। तो इसमें देखिए इसमें जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत विकास के लिए बच्चों को देखा जाए तो कुछ हद तक उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसलिए कुछ का अलग अलग डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये देखिए कौन सा कथन सही है इसको देख लेंगे। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका बोल रहा है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, तो ये आपका देखिए गलत ऑप्शन। और विकास अव्यवस्थित प्रक्रिया है, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखेंगे विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये देखिए कहीं ना कहीं आपको सही दिख रहा है। चौथा ऑप्शन विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ये प्रभावित होते हैं, बट इसमें देखिए नहीं का सेंस में दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया। तो इसका जो सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। अब इसमें भी देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन को आप आराम से देखिए अच्छे से, और इसके बाद आप इसका सटीक आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है आस पड़ोस, उसके बाद धर्म, उसके बाद स्कूल, फिर समकक्षीय समूह। यानी कहीं ना कहीं ये 4 का 4 ऑप्शन आपका सटीक दिख रहा है, यानी कि इसका जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, जिन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अब देखिए जिन पियाजे के बारे में पिछला वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि जिन पियाजे जो हैं उन्होंने सीखने का 4 अवस्था बताया है, वही 4 अवस्था के माध्यम से बच्चा सीखता है, इसके बारे में बताए थे। जो कि आपको बताया, हमने बताया भी था कि फर्स्ट जो आपका था कौन सा था, संवेदी पेशी अवस्था। उसके बाद उसका जो था ड्यूरेशन जो था जन्म से 2 वर्ष। उसी तरह उसका दूसरा अवस्था जो था, दूसरा अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में था। तीसरा आपका था मूर्त अवस्था, और चौथा आपका था अमूर्त अवस्था। ये चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जिनको भी जानकारी लेना है वो पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर आपका किसके साथ जाएगा। तो देखिए अनुकूलन में क्या क्या आता है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो अनुकूलन में जो आपका आएगा समायोजन और समावेशन, ये 2 टर्म जो है अनुकूलन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सटीक आंसर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं। अब ये देखिए ये 5 का क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, इसमें भी देखिए वही अवस्था से रिलेटेड है। तो जिनको भी ये अवस्था पूरा क्लियर रहेगा वो इनका सटीक आंसर आप मार सकते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। और जो मूर्त संक्रियात्मक होता है वो अभी बताएं कि वो आपका 7 से 11 वर्ष के बीच में होगा। और जैसे ही यहाँ देख रहे हैं अमूर्त,
तो अमूर्त जो है 11 वर्ष से ऊपर हो गया। पूर्व संक्रियात्मक जो है आपका 2 से 7 वर्ष रहेगा। और यहाँ जो संवेदी पेशी देख रहे हैं ये आपका जन्म से 2 वर्ष रहेगा, जन्म से 2 वर्ष। ये आपका सटीक आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य, अब देखिए इसमें व्यक्तिगत वाक्य के बारे में पूछा है और 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन को हम लोग देखेंगे और उसमें जो सटीक आंसर होगा वो आप सही कीजिएगा। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, वाइगोत्स्की के अनुसार ये कथन दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वाइगोत्स्की से पूछा गया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त इनाम देकर, उपयुक्त यानी कि सख्त सजा देकर, या फिर मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, या फिर उन्हें ब्लैक बोर्ड के सारे उत्तर नकल करवाकर। तो इसमें आप जैसा कि 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो 4 ऑप्शन पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सा सटीक आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। अब देखिए ऑप्शन ए को देखिएगा कि उपयुक्त इनाम देकर यानी ईमान देकर, तो ये देकर कभी भी बच्चा का मदद नहीं कर सकते हैं, वो एक तरह से कहिए तो वो लालच के रूप में चला जाएगा। सख्त सज़ा देकर ये आप कभी नहीं कर सकते। जब भी बच्चा को सज़ा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपके प्रति डर उत्पन्न होगा और वो उस तरह से आप उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, वो सिखा नहीं सकते हैं। उन्हें ब्लैक बोर्ड के सारे उत्तर नकल करवा कर, अगर ब्लैक बोर्ड पे उनको सारे आंसर को आप दे देंगे तो कहीं ना कहीं उनके सोचने की शक्ति नहीं रहेगी और वो मतलब आगे कुछ भी नया करने के लिए नहीं सोचेगा। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट चाहिए जिसके माध्यम से वो अपना तर्क शक्ति का विकसित कर सके। तो इसका जो आपका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। ये देखिए इसमें नैतिक विकास के किस चरण में पूछा गया, कोहल वर्ग का यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें भी आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आपका सही होगा क्या गलत होगा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए पालन, नियम को पालन करने से रिलेटेड आपको दिया जा रहा है। और कोहल वर्ग के बारे में जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि कोहल वर्ग का भी एक सिद्धांत है, वो जो कि टर्म बाई टर्म उसमें भी बांटा हुआ है। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आपका बोला गया हॉवार्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अब यहाँ बस ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नहीं के सेंस में आपका पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को आप इजीली आप एकदम आराम से देखिए और उसके बाद इसमें जो सटीक आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यानी कि बुद्धिमत्ता एक अस्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। तो ये आपका जो दिया गया है ये आपका कहीं ना कहीं गलत रूप में दिया गया है, यानी कि ये आपका रॉन्ग वे में है। यानी कि इसके 3 ऑप्शन जो दिया हुआ वो सही है और यहाँ नहीं के सेंस में पूछा गया तो नहीं के सेंस में आपका जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बोला जा रहा है एक बाल केंद्रित शिक्षा में, अब जैसे ही बाल केंद्रित शिक्षा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बालकों से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें देखिए आपका 3 ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन यहाँ आप देखिएगा, चौथा ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो 4 ऑप्शन को इसमें देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। बाल केंद्रित जब भी शिक्षा रहेगा तो शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होगी। तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग दे रहा। ऐसा तो नहीं है कि जब बाल केंद्रित रहेगा तो उसमें टीचर नगण्य रहेंगे, उनका कोई भूमिका नहीं रहेगा, दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होगी तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे। ये भी देखिए आपका कहीं ना कहीं गलत वे में ले जा रहा है कि ठीक है अगर बाल केंद्रित शिक्षा है तो टीचर एक्टिव रहेंगे और जो बच्चे रहेंगे वो निष्क्रिय रहेंगे, तो फिर ये भी आपका रॉन्ग वे में जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखेंगे विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। डी में बोला गया कि शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो ये आपका देखिए कहीं ना कहीं सटीक आंसर जा रहा है, यानी कि जब भी बाल केंद्रित शिक्षा हो तो उसमें बच्चा भी आपका एक्टिव होना चाहिए और टीचर तो एक्टिव रहेंगे ही, तो कहीं ना कहीं दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। तो इसका जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे कक्षाओं में कथन ए में दिया हुआ है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। अब इसमें देखिए कंपैरिजन हो रहा है, तर्क बोला जा रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। तो अब इसमें देखना है कि इसमें जो बोला गया है वो दोनों या तो सही है या फिर दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है, बस इस चीज़ को टर्म को देखना है। तो आपको बोला गया कक्षा में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि बॉयज़ अगर जो है तो बॉय गणित और विज्ञान में ज़्यादा जानते हैं और गर्ल्स जो है वो कम जानते हैं, ये तो नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों का एबिलिटी देखा जाए तो दोनों सेम प्रोसेस में जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए में तो कथन आपका गलत बोल दिया। उसी तरह बी हम लोग देखेंगे तो बी में बोला गया कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। अब देखिए ये भी कहीं ना कहीं गलत बात बोला जा रहा है कि अब ये तो नहीं है कि जो लड़का है और लड़की है तो लड़का में अपरूपी वो सारे गुण पाए जाते हैं और लड़कियों में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये गणित है तो गणित में ये सोचने की क्षमता इनको बहुत अधिक होता है और गर्ल्स में नहीं होता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं दोनों का दोनों सेंस आपका रॉन्ग वे पे ले जा रहा है, यानी कि दोनों का दोनों आपका कथन क्या होगा, गलत होगा। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन किस में दे रहा है। तो ए में दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर की व्याख्या ये भी गलत, ए सही आर गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पे कि ए और आर दोनों गलत है, यानी कि ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का जो क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। अब ये देखिए, ये इससे समझिए एक क्वेश्चन तो पक्का इस बार देखने को मिलेगा ही, हो सकता है इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन मिले, लेकिन NEP 2020 जो देख रहे हैं NEP 2020, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसमें कहा क्या गया है उसके बारे में दिया गया कि किस पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि सबसे सटीक आंसर इसका आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, पाठ्यचर्या का लचीलापन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें जो है 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें जो सटीक होगा उसको देखना है। तो ये जो आपका इसमें सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये आपका मूल्यांकन का मेन सेंटर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मोटिव रखेगा वो ध्यान देना है। ऑप्शन देखिए इसमें 4 दिया हुआ है, तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा सटीक ऑप्शन जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। डी के साथ कहने का मतलब बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, ये कहीं ना कहीं आपका एकदम सटीक बैठ रहा है। यानी कि जब तक बच्चा आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो वो सबसे पहली बात उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होगा और कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानेंगे अगर जो एक दूसरे से बात करेंगे तो, और समूह में काम करने से होगा कि यूनिटी पावर उनके अंदर आएगी, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना जागृत होगी। तो ये आपका सटीक आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। अब देखिए कहने का मतलब ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार आप देखिएगा
कि ऐसा कौन सा चीज़ दिया जाएगा कि जिससे बच्चा आप देखेंगे कि उनको सोचने की क्षमता का बढ़ावा हो। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 325 और 486 को जमा करें। अगर 325 और यहाँ दे दिया जाए 486, अब इसको जोड़ने के लिए बोला जाए तो बच्चा कोई भी इजीली पूर्वक जोड़ लेगा। इसमें कहीं ना कहीं सोचने का तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 बी की ओर। बी में देखिए क्या बोला गया है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका जो सटीक आंसर होगा एक होगा, यानी कि उसमें भी उनको सोचने का कोई क्षमता का विकास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी, श्वसन को परिभाषित करें। अब देखिए बच्चा से ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ईजिली पूर्वक में जो श्वसन का परिभाषा डेफिनेशन है उसको वो सीधा सीधा रूप में बोल देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका सटीक आंसर नहीं दिख रहा है। ऑप्शन 4 में देखेंगे, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण कम करने के विभिन्न उपाय को सोचिए। अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं अगर उसके शहर में प्रदूषण का बढ़ रहा है तो उसका कारण देखेगा कि कैसा कैसा क्या कारण है, फिर उसको देखेगा कि आखिर इसको कैसे दूर किया जाए और कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं देखेगा कि उसको सोचने की क्षमता का विकास इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो इसका आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। अब इसमें भी देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में जो सटीक आंसर आपका जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देते रहना है। समावेशन की संस्कृति के बारे में पूछा है तो इसका जो आपका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में कहा गया है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 में आपका बोला जा रहा है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा एक्टिव रखना चाहिए। इसमें सीधा सीधी आपको बात दिया गया है कि किससे बचना चाहिए, यानी कि टीचर को किस चीज़ से बचना है उस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें देखिए, और देखने के साथ आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर की ओर जा रहा है, यानी कि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये आपका कहीं ना कहीं जी नहीं, ये आपका देखिए ये आपका सटीक नहीं लग रहा, तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ये भी सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग बी ऑप्शन देखेंगे, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। देखिए ये आपका सटीक बैठ रहा है। आगे देखेंगे ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। जी नहीं, ये भी आपका नहीं, यानी कहीं ना कहीं इसका जो सटीक ऑप्शन आपका बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, निम्नलिखित में से देखिए ये देख लेना है कि निम्नलिखित में से किस से विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। अब देखिए सीधे प्रभावित के बारे में पूछा गया और इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में आपका जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी वाचन वैकल्य। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा, वाचन वैकल्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे और 19 में क्या बोला जा रहा है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। 19 का आपका क्वेश्चन है, गणित दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस से बचना महत्वपूर्ण है। इसमें भी देखिए आपको दिया हुआ बचने से रिलेटेड, यानी किस चीज़ से बचना महत्वपूर्ण है, और इसमें आपका कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन को आप आराम से देखिए और इसमें सटीक लगाइएगा। तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का आवंटन करना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दिव्यांग वाले बच्चे के लिए बोला जा रहा है, तो हमें इसी चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि जो दिव्यांग रहेगा
तो ऊपरी मंजिल पर कक्षा ये सब रखेंगे कोई भी चीज़, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जैसा कि यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं तीनों का तीनों रॉन्ग आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 तो आपका हो चुका। नेक्स्ट 20 देखेंगे। 20 क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। अब देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है ना कि सृजनात्मक, यानी कि सृजनात्मक नहीं है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ नहीं का सेंस में, तो नहीं के सेंस में अब इसका देखेंगे 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा और जो आपका सही रहेगा वो आपको लगाना है। 4 ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी कि अभिसारी सोच। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं सारा क्वेश्चन दे रहा है जो कि बचने से रिलेटेड दे रहा है, यानी कि किस क्वेश्चन से हमें बचना है उसको हमको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आपका जो सटीक जा रहा है, देख रहे हैं कि असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, ये आपका कहीं ना कहीं इससे हमें बचना चाहिए। यानी कि एक 21 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में बोला जा रहा है, जब सीखे जाने वाली सामग्री खाली स्थान हो तो विद्यार्थी बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि आखिर क्या होना चाहिए उस स्थान पे जिससे विद्यार्थी बेहतर कर सकते हैं। तो आपका इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, यानी कि सीखे जाने वाली जो सामग्री वो ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी बेहतर करने में सक्षम हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों की विफलता में योगदान देता है। अब ये देखिए सफलता नहीं, यहाँ विफलता दिया गया है, कहीं ना कहीं ये निगेटिव सेंस में दे रहा है, यानी कि उपलब्धियों की विफलता में योगदान देता है। तो इसमें देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आ रहे हैं। 24 में क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार। अब देखिए एक क्वेश्चन इससे भी देखने को इजीली मिलेगा ही मिलेगा, एनसीएफ 2005। तो इससे रिलेटेड भी आप इसका थ्योरी जो है, इसका थ्योरी अच्छे से आप स्टडी कीजिए, और जैसा कि होगा देखेंगे फिर आपको उस तरह का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो उसके माध्यम से आपको समझाया जाए, ताकि एक भी क्वेश्चन आप गलत ना कर पाएँ। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपका जो सटीक आंसर जाएगा, ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए मारिएगा। तो जो इसका आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा 24 का ए। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 24 का ए, ये आप नहीं ये ध्यान दे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है, आगे ऑप्शन हम लोग को पढ़ना चाहिए। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री का निष्क्रिय यहाँ दिया हुआ, ये देखिए ध्यान नहीं दिए ना, यहाँ सक्रिय होना चाहिए, इसे निष्क्रिय, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी पे देखते हैं। बी में दिया हुआ बच्चे में अधिगम को विनिमय करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए ये भी आपका नहीं के सेंस में दे रहा है, यानी कि रॉन्ग, कहीं ना कहीं निष्क्रिय नहीं, ये दोनों आप गलत देख रहे हैं। आगे देखेंगे बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। तो देखिए एनसीएफ 2005 में तो रटने से मना सबसे पहले किया है, यानी कि एनसीएफ 2005 में बोला गया बिना बोझ की शिक्षा, यानी कि रटने से रिलेटेड जब भी होगा तो वो तो आपका गलत होगा ही होगा। तो सबसे इसमें देखेंगे तो बच गया कौन सा, ऑप्शन डी, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ आपका सक्रिय शब्द यहाँ आया हुआ है, यहाँ ये देखिए ए इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ निष्क्रिय है, और निष्क्रिय जो होता है नहीं के सेंस में ला रहा है। तो इसका जो सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा,
ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो 25 बोला जा रहा है, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ये भी देखिए कहीं ना कहीं इस 2022 के क्वेश्चन में जितना देख रहे हैं सीडीपी में, सारे के सारे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा देख रहा है बचने से रिलेटेड आपको दिया जा रहा है। तो 25 में आप देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी में क्या कराना है कि उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी 3 जो देख रहे हैं ना वो 3 सही होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब शिक्षक को वो चीज़ करना चाहिए। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान और जागरूकता क्या दर्शाती है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तो आप ज़्यादा सोचना नहीं है, इस चीज़ को डायरेक्ट आप देखिए और डायरेक्ट मार सकते हैं कि इसका जो सटीक आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी अधिसंज्ञान बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार आगे देखेंगे कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। तो ये देखिए, ये जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से आपको पता चल रहा है कि इसका क्या सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते के साथ इसमें जो आप लगा देंगे समस्या समाधान, यानी समस्या समाधान से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 28 भी देखिए कथन और कारण का दिया हुआ है, यानी कि और ए में दिया हुआ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। अब ये देखिए क्या है, आगे हम फिर पढ़ते हैं। आर में क्या दिया हुआ है, तर्क आर, यह विद्यार्थी को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच के नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो अब ये देखिए जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी अनुसार आप अनुभव करेंगे कि क्या इसका होना चाहिए। तो जैसा कि बोल रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियाँ की खोज और चर्चा करना सार्थक है, ये एकदम सही बात है। कहीं ना कहीं भ्रांतियों की खोज और उस पर जो चर्चा होना चाहिए ये आपका सार्थक दिया हुआ है। और उसमें भी ये भी है कि भ्रांति के बारे में जब सोचेंगे, सोचने का अवसर मिलेगा तो बच्चा जो है ना गहन जांच के नेतृत्व में सहायक करना होता है, यानी कहीं ना कहीं दोनों आप देख रहे हैं कि सटीक इसमें आ रहा है। तो इसका जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए ये उसकी व्याख्या कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है, खाली स्थान विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। अब इसमें देखिए आखिर क्या होगा जिससे बच्चे बोर हो जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो बोरिंग फील करेंगे। तो किस चीज़ के वजह से, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका जो सटीक आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, यानी कि गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। अब जब भी गतिविधि को महत्व न दीजिएगा तो बच्चा तो बोर होगा ही होगा। अब देखिए अगर गतिविधि को महत्व देंगे तो ये देखिए कहीं ना कहीं वहाँ पे बच्चा बोर नहीं होगा, उन्हें सफलता मिलेगा तो भी बोर नहीं होगा, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर ये भी बोर नहीं होगा। यानी ये 3 आपका सही का सेंस में दिया हुआ और एक जो है आपका निगेटिव सेंस में दिया हुआ, और यहाँ निगेटिव सेंस का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि सीडीपी का अंतिम क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने की अनुमति अनुचित तरीका है। यहाँ भी देखिए कहीं ना कहीं अनुचित तरीका दे रहा है। ये एक एक लाइन को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक आप करते हैं तो ये आप कहीं ना कहीं आप गलत मार कर आ जाएंगे और आपका 1 नंबर चला जाएगा। यहाँ देखिए उचित के जगह अनुचित दिया है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में है, यानी कि नहीं के सेंस में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और उसी बेस पे आपको ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस अनुसार से आपको सही टिक लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में क्या होना चाहिए। तो इसका जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रीयता प्रतिपुष्टि देना, ये आपका सटीक आंसर जाएगा। तो आज का देख रहे हैं कि ये सीडीपी का 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपको आज डिस्कस किया गया,
जो कहीं ना कहीं सीटेट 17/1/2022 यानी कि 2022 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये पूछा गया था, यानी कि 17 जनवरी का क्वेश्चन ये है। तो सीडीपी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन वो आपके समक्ष रखा गया। तो आप जैसा कि ये देखने के साथ आप समझ सकते हैं, आप कहीं ना कहीं एक टेस्ट के रूप में आप दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 30 में मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और आगे कोशिश कीजिए कि 30 में 30 मेरा आ जाए। इसी तरह से हर टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ लाया जाएगा। नेक्स्ट जैसा होगा फिर ईवीएस का कुछ कुछ पेपर लाएंगे जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, तो उसमें भी 30 में कितना मार्क्स आप उठा पाते हैं उसको ध्यान देना है। और ईवीएस का एनसीईआरटी का बुक आप 3, 4, 5 का स्टडी कीजिएगा, उसी से रिलेटेड रहेगा। बाकी तो पेडागोजी जैसा कि आज आपको वीडियो में एक दे दिए हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या होना चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड जितना जानकारी था एक वीडियो में आपको दे दिए हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में जो किसी न किसी टॉपिक को लेकर आएंगे और आप लोग उसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।